हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान और इसका लेसन नंबर 2 चल रहा है हमारा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए, रूसी क्रांति के हम बहुत सारे टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था 10 सिविल वार या गृह युद्ध। ठीक है, तो गृह युद्ध में हमने पढ़ा था कि जो बोल्शेविक जो समुदाय था, समूह था, उसने वहाँ पे जो है रूस के अंदर जो है कब्ज़ा कर लिया और जो है वहाँ पर जो है अपने अधिकार जो है लोगों पर और वहाँ के शासकों पर जो है चलाने लगा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजवादी समाज का निर्माण। देखिए, वहाँ पर जो है समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ रूस के अंदर, आज हम जो है इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बोल्शेविक गृह युद्ध के चलते चलते भी बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते रहे। ठीक है, वहाँ पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, युद्ध चल रहा था रूस के अंदर, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, लेकिन बोल्शेविक जो समूह था वो क्या कर रहा था, वो वहाँ पर बैंकों का और उद्योगों का जो है राष्ट्रीयकरण कर रहा था। उनके द्वारा सामाजिकरण की जा चुकी ज़मीनों पर किसानों को खेती करने की आज्ञा दी जा चुकी थी। सामूहिकता को दर्शाने के उद्देश्य से बोल्शेविक्स जब्त किए गए खेतों का प्रयोग करते थे। देखिए, जो वहाँ के जो किसान थे उनसे जो ज़मीनें छीनी हुई थी बोल्शेविक समुदाय के लोगों ने, उस ज़मीन पर जो है, उस भूमि पर जो है बोल्शेविक समुदाय के जो है लोग खेती करते थे, उनके खेतों का प्रयोग करते थे। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसरों द्वारा अर्थव्यवस्था के कार्य करने का अनुमान लगाया जाता था। इसी आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित कर देते थे। अतः इसे के आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना आरंभ कर दिया। देखिए क्या हुआ, वहाँ की जो व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है वे 5 साल के लिए किसी भी उद्देश्य को तय कर देते थे। तो इसी के आधार पर जो है उन्होंने 5 वर्षीय योजना बनाना आरंभ कर दिया। शुरुआती 2 योजनाएं जो थी उनमें क्या करा, 1927 से लेकर 1932 जो पहली योजना थी, दूसरी योजना 1933 से लेकर 1938 के जो अंतर्गत चली थी, उसमें जो है सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी तरह की कीमतों को स्थिर कर दिया गया। केंद्रीकृत नियोजन ने आर्थिक विकास में वृद्धि की, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगे, नए नए औद्योगिक शहरों का निर्माण हुआ। वर्ष 1929 से वर्ष 1933 के मध्य तेल, कोयला और स्टील के अनुपात में 100% वृद्धि हुई। तो ये थी वहाँ की पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और जो है वहाँ का तेल, कोयला और स्टील में जो है वो 100% वृद्धि की गई योजना के, मतलब पंचवर्षीय योजना के आधार पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थानीयवाद और सामूहिकीकरण। सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से हुआ। बात करते हैं हम सन 1927 के मध्य में रूस में अनाज न होने की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, वहाँ पर क्या हुआ, वर्ष 1927 में जो है रूस के खेतों में जो है अनाज उत्पन्न होना बंद हो गया। अनाज उत्पन्न बंद हुआ, सरकार द्वारा अनाज की कीमत तय कर दी गई। इन तय की गई कीमतों से अधिक दाम पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, किंतु किसानों ने उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने से इनकार कर दिया।
देखिए, जब वहाँ पर अकाल की स्थिति पैदा हुई वर्ष 1927 में, तो सरकार ने नियम बनाया कि अनाज की कीमत के लिए नियम बनाया और जो है अनाज की कीमत को एक सीमित स्थिति तक ही, सीमित रुपयों तक ही इसको बेच सकता था। जिससे क्या हुआ, वहाँ के जो किसान थे वे नाराज़ हो गए और उन्होंने जो है उस कीमत पर अनाज बेचना जो है मना कर दिया, अनाज बेचने से। लेनिन के बाद कमान संभाल रहे स्टालिन ने इस समस्या को समाधान हेतु कठोर निर्णय लिया। उसका मत था कि अमीर किसान और व्यापारी अनाज की कीमतों में वृद्धि करने के लिए अनाज को रोककर संयोजित कर रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर रोक लगाना तथा व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना आवश्यक था। तो जब स्टालिन लेनिन के बाद जो नए शासक बने स्टालिन, उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जो जमाखोर थे, जो बड़े व्यापारी थे, वे अनाज को ख़रीद कर जो है इकट्ठा कर रहे थे, तो उसको जो है रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पर छापेबाजी शुरू कर दी। इसी कार्य को अंजाम देने के लिए 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कुलोनों के क्षेत्रों पर छापे मारे तथा किसानों से ज़बरदस्ती अनाज क्रय किया। उस पार्टी के सदस्य ने, जो सदस्य थे पार्टी के, उन्होंने क्या करा, जहाँ पर अनाज पैदा होता था उन क्षेत्रों का जो है उन्होंने दौरा किया और किसानों के पास जो अनाज लगा हुआ था उसको ज़बरदस्ती ख़रीदना आरंभ कर दिया। रूस में संपन्न किसानों को कुलन कहा जाता था। जो रूस के अंदर बड़े किसान होते थे उनको क्या कहा जाता था भाई, कुलन कहा जाता था। इसके बाद भी जब अनाज की पूर्ति न हो पाई तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला किया गया। इस निर्णय का तर्क दिया गया कि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। सन 1917 के पश्चात ज़मीन को किसानों को सौंप दिया गया। अधिकांश किसानों के पास खेत छोटे होने के कारण उनका आधुनिकीकरण करना संभव नहीं था। आधुनिक खेत विकसित करने के लिए उनमें मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेत करने के लिए कुलकों को मिटाना, किसानों से ज़मीन छीनना तथा राज्य में नियंत्रण करना आवश्यक था। अभी हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा करके शासन चलाया उससे यूरोप के कई समाजवादी पार्टियां असहमत थी। देखिए, जिस प्रकार उसके अंदर बोल्शेविक समूह ने क्या किया, वहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा करके सत्ता को चलाना शुरू किया, तो इसी प्रकार जो वहाँ पर अन्य पार्टियाँ थीं वे जो हैं इससे असहमत थी, नाराज़ थी। किंतु मेहनत करने वालों के राज्य की स्थापना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद का संचार किया। कई देशों ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जिसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का स्थापित किया जाना बोल्शेविकों द्वारा उपनिवेश की जनता को उनके कार्यों का अनुसरण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। सोवियत संघ के अतिरिक्त कई देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में इस पार्टी की स्थापना की गई और बोल्शेविकों द्वारा निर्मित कोमिंटर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया गया। कुछ विदेशियों ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा प्राप्त की। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ से पूर्व
समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल चुकी थी, किंतु 50 वर्ष के दशक तक देश के भीतर लोगों की यह धारणा थी कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में यह बात मान ली गई थी कि सोवियत संघ में कुछ भी ठीक नहीं है। वहाँ के नागरिकों से कई आवश्यक स्वतंत्रताएं छीन ली जा चुकी थी और विकास परियोजनाओं को ज़बरदस्ती लागू किया जा रहा था। 20वीं शताब्दी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का आदर करते थे, किंतु समस्त देशों में समाजवाद के विषय में व्यापक प्रकार से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है, सेकंड लेसन यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, समाप्त हो चुका है।